हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि ये वो समय था जब अंग्रेजी जो है साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो चुका था। अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे और अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। और देहात का तात्पर्य होता है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके थे या भारत का जो ग्रामीण एरिया था उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये इसमें जो इस पाठ के अंदर क्या क्या जो है टॉपिक हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहले तो ये समझ लेते हैं उपनिवेशवाद और देहात के मुख्य पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, मुगल दौर में ही अंग्रेज भारत में प्रवेश कर चुके थे। ये तो आप सभी को पता होगा कि मुगल काल में ही अंग्रेज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 में भारत आ चुकी थी, व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। और जैसे जैसे मुगल शासन कमज़ोर हुआ, यानी जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब है वो सबसे शक्तिशाली था। जैसे उत्तरोत्तर में अगर हम देखें या कह सकते हैं कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसमें औरंगजेब है के बाद इतने ज़्यादा कोई शक्तिशाली शासक है मुगल शासकों में से नहीं हुए हैं। तो जैसे जैसे यानी औरंगजेब के बाद है मुगलों की शक्ति है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई थी। तो जैसे जैसे मुगल शासन कमज़ोर हुआ, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत पर अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो वो बंगाल से मानी जाती है, क्योंकि बंगाल में उन्होंने अपना कह सकते हैं पहला स्थायी रूप से साम्राज्य है वो स्थापित कर दिया था। अब बंगाल में जब साम्राज्य स्थापित किया तो एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को आप सभी जानते होंगे, प्लासी का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध का समयकाल जो माना जाता है वो है प्लासी के युद्ध का समयकाल जो माना जाता है वो है 1757 का समय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आता 1 नंबर का ही है। तो प्लासी का युद्ध क्या है? 1757 में बंगाल की एक जगह जिसका नाम था प्लासी, ठीक है, ये बंगाल की एक जगह है तो जिसका नाम था प्लासी, और बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला नाम था, पूरा नाम सिराजुद्दौला, आपने पहले भी इतिहास में कहीं पढ़ा होगा। तो सिराजुद्दौला नाम था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध को ही प्लासी का युद्ध है वो कहा जाता है। ठीक है, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेजों की सेना के बीच हुए इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हो गई थी। और उसके बाद जो है अंग्रेजों का हाथ में बंगाल का साम्राज्य है वो आ गया था। स्थायी रूप से अंग्रेज है वो साम्राज्य के पूरी तरह से शासन व्यवस्था उनके हाथ में आ गई थी। तो यहीं से भारत पे अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है वो मानी जाती है। तो यहाँ पे पहला साम्राज्यवाद की शक्ति का उदय यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी जो कह सकते हैं कि व्यवस्था स्थापित कर ली, प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तो बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कर वसूलने की व्यवस्था बनाई। यानी अंग्रेज चाहते थे कि वो अधिक से अधिक हिंदुस्तान से लाभ कमाएं, अधिक से अधिक पैसा कमाएं, अधिक से अधिक धन कमाएं, और वही उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने क्या किया कि जो जो इलाके उनके अधीन थे तो उन्होंने वहाँ पर कर वसूली कैसे की जाए वो तरीका उन्होंने अपनाया। कर वसूलना यानी टैक्स लेना, जनता से किसी न किसी प्रकार से वसूली करना। अंग्रेजों के दौर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कर व्यवस्था प्रचलित थी। जब भारत में अंग्रेज यहाँ थे तो उससे पहले भी भारत में कई प्रकार की टैक्स लेने की व्यवस्थाएं मौजूद थी। तो जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे उस समय भी 3 प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी। पहला इस्तमरारी बंदोबस्त, दूसरा रेतवाड़ी बंदोबस्त, और वो भी हम देख लेते हैं। पहला इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है? देखिए, इस्तमरारी यानी स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। और तीसरा महलवाड़ी बंदोबस्त आता है। तो इस्तमरारी, रेतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त, तो ये तीनों को हम समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपका बनता है किताब के अनुसार। तो इस्तमरारी बंदोबस्त आता है, रेतवाड़ी बंदोबस्त आता है, लेकिन महलवाड़ी भी नाम आया है तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी हम इसमें समझ लेंगे। तो इस्तमरारी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था क्या है? इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी रेतवाड़ी बंदोबस्त यानी वो सीधा रेतों से संपर्क करके लिया जाता था, और मालवाड़ी यानी संपदा को देखकर ये जो है पूरा टैक्स वसूली है वो की जाती थी। तो इन तीनों बंदोबस्त को हम समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ से पूछा जाता है कि कब और किसने इसे लागू किया गया था। तो इस व्यवस्था को 1793 में
चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा है वो लागू किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जमींदारी बंदोबस्त को या स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। कब लागू किया गया? तो 1793 में। किसने लागू किया था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उस समय बंगाल में वर्तमान का बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र शामिल था। कि आज वर्तमान का बंगाल वो अकेला क्षेत्र नहीं था, बल्कि उस समय बंगाल के अंदर बिहार भी आता था और उड़ीसा का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। इस क्षेत्र में इस्तमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था है वो की गई, ठीक है ना। फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को नियुक्त किया जाता। अब अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में जो जमींदार मौजूद थे या बंगाल के अंदर जो जमींदार थे, जमींदार यानी जो शासक वर्ग यानी राजा वर्ग के लोग जो मौजूद थे, उन्होंने इनसे संपर्क किया और इनको जो इनके इलाके थे, इनके जो क्षेत्र थे, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो बंदोबस्त है वो इनके साथ संपर्क करके, ताल्लुक़ रख के जो है लागू किया था। वह सभी लोग जो अंग्रेजी शासन से पहले से शक्तिशाली थे, जैसे कि नवाब, पुराने राजा, साहूकार, साहूकार यानी जो है महाजन कह सकते हैं, जो पैसा उधार देने वाला या जो जिनके पास धन धान्य होता था वो, और बाकी राजा और नवाब आप जानते ही हैं। नवाब जो मुस्लिम शासक होते थे उन्हें नवाब के नाम से जाना जाता था, और राजा जो हिंदू शासक वगैरह होते थे उन्हें राजा की उपाधि या पदवी मिली होती थी। अंग्रेजों द्वारा इन्हें जमींदार बना गया। जमींदार यानी कि कुछ ये स्वयं पुश्तैनी जमींदार थे, विरासत में इनके पास ऑलरेडी ज़मीनें वगैरह होती थी। ये राजा महाराजाओं की ही कुलीन परिवार से जुड़े हुए लोग होते थे। अब अंग्रेजों ने इनसे सीधे तरह से संपर्क ले लिया और उन्हें कहा कि भाई बंगाल का जो जो इलाका उनके पास है वो जमींदार उन्होंने उनको मान लिया था। हर जमींदार को कुछ गांव दिए गए और जहाँ से वह कर इकट्ठा कर सकता था। अब अंग्रेजों ने अपना एक एहसान भी बना लिया कि ये गांव के मालिक तुम हो और तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें हमें समय पर कर इकट्ठा करके अंग्रेजी खजाने तक पहुंचाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हर जमींदार से एक निश्चित रकम कर के रूप में ली जाती थी, ठीक है। अब जमींदारों को जो कर व्यवस्था दी गई थी उसके लिए जो है कर की रकम है वो निर्धारित की गई थी। जमींदार किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कर वसूल सकते थे। कि जैसे पुरानी व्यवस्था के तहत ये था कि जमींदार है वो अपने शासनकाल में भी किसानों से कर वसूली कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपनी एक निश्चित रकम राशि जो इस्तमरारी बंदोबस्त, इस्तमरारी से ही पता चल जाता कि स्थायी, ठीक है, स्थायी एक रकम निर्धारित कर ली थी और वो रकम उन्हें शासकों को सूर्यास्त विधि से पहले ही उसे भरना होता था और उसमें उन्हें एक समय काल दिया जाता था। और अब जो अंग्रेजों ने जो निर्धारित किए वो रकम तो उनको भरनी पड़ती थी, इसके अलावा जमींदार है वो अपनी रकम या अपना टैक्स है वो एक्स्ट्रा भी वसूल कर सकते थे, ठीक है। तो जमींदारों को एक स्थायी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। इसे जमींदारी व्यवस्था कहा गया है क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार महत्वपूर्ण थे। तो जमींदार चूंकि पहले शासक वगैरह होते थे, जनता पर इनका प्रभाव होता था और जनता इनको अपना माई बाप मानती थी, यानी पिता के तुल्य मानती थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने ये बुद्धिमानीपूर्ण जो है कदम उठाया था कि उन्होंने जमींदारों को उनका उस समय तक उनका हक है वो नहीं छीना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इस्तमरारी बंदोबस्त है वो बंगाल के अंदर लागू किया गया था, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो पूरा बंगाल कहलाता था। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है? अब रैयत से नाम से ही पता चलता है, रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान, ठीक है, किसान या कृषक, ठीक है। अब ये संपर्क सीधा, जैसे उसके अंदर हम देखते हैं कि संबंध है वो सीधा जमींदारों से जोड़ा गया था, अब यहाँ पे संबंध है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। कि इस व्यवस्था को 1820 में टॉमस मुंद्रो के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है, टॉमस मुंद्रो। ये व्यवस्था भारत के दक्कन क्षेत्र में लागू की गई थी। अब दक्कन क्षेत्र यानी भारत का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सारा इलाका है वो उसके अंदर सम्मिलित था, गोवा का क्षेत्र वगैरह। इस व्यवस्था में किसान स्वयं जाकर अपना कर जमा करवाता था। कि ये रैयतवाड़ी यानी रैयतों से ही कर वसूली का जो प्रावधान है वो किया गया था। कर की रकमें निर्धारित थी, तो जब किसान की फसल आती थी तो वो स्वयं जाकर है वो वहाँ पर जमा करवा देता था जहाँ अंग्रेजी खजाना होता था। इस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि रैयत का अर्थ होता है किसान। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर है महालवाड़ी व्यवस्था। अब महाल से क्या तात्पर्य? हिंदी में महल का अर्थ होता है संपदा, ठीक है, संपदा यानी जो हमारे पास स्थायी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, ज़मीन है, धन धान्य, इलाका, क्षेत्र, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो इस व्यवस्था के अंदर कि इस व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा 1833 में लागू किया गया। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा पूरे गांव का कर इकट्ठा किया जाता था और फिर उसे अंग्रेजी शासन को जमा करवाया जाता था। इसे उत्तर
भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया गया था और इस व्यवस्था को महालवाड़ी कहा गया क्योंकि महाल का अर्थ होता है गांव, ठीक है। क्षेत्र कह सकते हैं, संपदा कह सकते हैं। तो उस गांव की भूमि, उपजाऊपन, इन सब के आधार पे वहाँ पे कर का विधान है वो किया गया था और इसको व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त है वो कहा गया। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था आ गई, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी या फिर कह सकते हैं रेतवाड़ी, और तीसरा महालवाड़ी। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है इस्तमरारी, सेकंड में रेतवाड़ी बंदोबस्त। अब है बंगाल और अंग्रेजी शासन, ठीक है। बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी वो तो आपको पता ही है कि प्लासी का युद्ध और सिराजुद्दौला को हराया। इसके बाद की व्यवस्था देखें। बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की व्यवस्था को बदलने के प्रयास किए ताकि वह ठीक से शासन कर सके। तो बंगाल में शुरू से ही नवाबी रही थी, यानी वहाँ के शासक हैं वो मुस्लिम शासक हुआ करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जब शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया तो उन्होंने कुछ नए फेरबदल किए और कुछ नई व्यवस्थाएं उन्होंने लागू की। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के समय बंगाल में गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। तो ये तो आप सभी को भी पता है कि हमारा भारत देश है हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है और उस समय भी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर थी। परंतु ये कृषि व्यवस्था अनेक समस्याओं और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। ये तो कारण था कि भारत उस समय भी इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, तो यहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो कृषकों को कई चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती थी, जिससे उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता था। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कृषि में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है। अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि कृषि आधारित व्यवस्था में ही जो है उत्पादन अच्छा हो सकता है। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि करती थी। तो अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की प्रयास किया या उसमें सुधारने के प्रयास करने शुरू किए। कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त वही स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 में। किसने लागू किया था, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इस व्यवस्था में पुराने शासन के सभी शक्तिशाली लोगों, नवाब, राजाओं, साहूकार, सभी को जमींदार है वो नियुक्त किया गया। इन सभी जमींदारों को अंग्रेजी शासन द्वारा गांव से कर वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये आपको पता ही है, ठीक है। अंग्रेजी सरकार इन जमींदारों से एक निश्चित रकम कर के रूप में लेती थी। अब इस्तमरारी बंदोबस्त की शर्तें क्या थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि किसानों को अपनी इच्छा अनुसार कर वसूलने की, जमींदारों को किसानों से अपनी इच्छा अनुसार कर वसूलने की छूट थी। इसे स्थायी और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। जमींदार जमीन के मालिक नहीं हुआ करते थे अब उस समय तक, ठीक है, बल्कि वह अंग्रेजी शासन के लिए कर वसूलने का कार्य किया करते थे। अंग्रेजों के साथ जिन के अच्छे ताल्लुक थे, अंग्रेजों ने बंगाल की सूबेदारी उन ताल्लुकदारों को सौंपी जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी रखते थे और इस प्रकार से उनको एक तरह से किराएजीवी की तरह बना के रख दिया कि उनको जमींदार बना दिया और साथ में इनका काम है समय पर कर वसूल करके जमींदारों को जमा करवा देना। अंग्रेजी शासन को आशा थी कि इस व्यवस्था के कारण कृषि में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, तो इसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था निर्धारित की, परंतु ऐसा नहीं हुआ। जमींदारों को किसानों से कर वसूलने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से वह अंग्रेजी शासन को ठीक समय पर कर भी नहीं दे सके और इसी के चलते कई जमींदारियां हैं वो नीलाम हो गई, ठीक है। अब इससे पहले कि जमींदारियां नीलाम हुई उससे पहले हम ये जान लें कि जमींदार ठीक समय पर राजस्व या कर क्यों नहीं दे पाते थे या क्यों नहीं चुका पाते थे, इसके पीछे कौन से रीजन थे, या इस्तमरारी बंदोबस्त लंबे समय तक क्यों नहीं चल पाया या ये फेल क्यों हो गया, ठीक है। शुरू के कुछ वर्षों में ये व्यवस्था ठीक प्रकार से चली, परंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होने लगी और जमींदार एवं किसान दोनों का शोषण होने लगा। देखिए, अंग्रेजों को क्या मतलब था, अंग्रेजों को तो अधिक से अधिक धन कमाना उनका उद्देश्य था और साथ में अधिक से अधिक कर वसूली करना उनका उद्देश्य था, लेकिन किसान और जमींदार दोनों का इस व्यवस्था के माध्यम से शोषण होने लगा। जमींदार के ऊपर कर का बोझ अधिक था और जमींदार इसकी पूर्ति है वो किसानों से करता था, तो जमींदार के ऊपर भी एक तरह का टॉर्चर था और किसान के ऊपर भी टॉर्चर था। इस प्रकार से अंग्रेज अपना मतलब निकालना चाहते थे और जमींदार और किसान दोनों का शोषण इस प्रकार से होने लगा था। और इसके पीछे कारण क्या था, एक तो जमींदारों की लापरवाही। इस्तमरारी व्यवस्था को लागू होने के बाद एक लंबे समय तक जमींदारों ने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया कि शुरुआत में ही ये व्यवस्था शुरू से ही जो है बंगाल के अंदर चल रही थी, यानी कर वसूली तो होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था को, किसी भी व्यवस्था को अगर नए सिरे से लागू किया जाता है तो उसमें एक समय लगता है, जिस वजह से जमींदारों पर बकाया राजस्व बढ़ता गया और एक समय
बाद उनके लिए राजस्व चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। यानी अंग्रेज़ों ने जमींदारों को ये कहा कि भाई आप कर वसूल करके हमें देंगे, लेकिन शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों ने इसे कोई कहते हैं ना प्रेशराइज नहीं हुए, सॉरी जमींदारों ने उन्हें बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, या कह सकते हैं ज़्यादा उन्होंने उसका लोड नहीं लिया, और इस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर है वो कर का विधान है वो नहीं चुकाने के कारण बढ़ता गया, और बाद में एक स्थिति ऐसी आई जिसके कारण उनको राजस्व चुकाना या कर व्यवस्था लगा चुकाना मुश्किल हो गया। और इसका कारण था बहुत ज़्यादा राजस्व की मांग थी। अंग्रेज़ों ने शुरुआती दौर में ही कर की व्यवस्था है बहुत अधिक रखी थी, और राजस्व मांग बहुत अधिक थी। यानी कि जमींदारों को बहुत ज़्यादा कर अंग्रेजी शासन को चुकाना होता था, और इतनी वसूली हो नहीं पाती थी। इतना कर वह किसानों से वसूल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से बकाया कर की राशि है वो बढ़ती चली गई, और इस प्रकार से जमींदारों की जमींदारियाँ नीलाम हो गई और किसानों की स्थिति भी खराब होने लगी। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि समय पर राजस्व नहीं भर पाए? तो पहला तो एक तो यही समझ में आ रहा है कि राजस्व की मांग अधिक थी। दूसरा है फसल की कम कीमत, यानी बाजार मूल्य फसल का अच्छा नहीं था। जिस दौर से इस व्यवस्था को लागू किया गया उस दौर में फसलों की कीमत बहुत ही कम थी। ठीक है, यानी किसान पूरी मेहनत करके फसल उगाता था, मार्केट में बेचने जाता था तो उससे कीमत नहीं मिलती थी, और इस वजह से उसको लॉस में जाना पड़ता था, जिस वजह से इतनी ऊंची मात्रा में कर चुका पाना किसानों के बस में नहीं था, और किसानों से कर एकत्रित न कर पाने के कारण जमींदार भी सरकार को कर नहीं दे पाते थे। फिर ये व्यवस्था इतना बड़ा बंगाल था, हर जगह एक जैसी नहीं थी। व्यवस्था का विधान है वो असमान था। ठीक है, कर की व्यवस्था असमान थी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, निश्चित कर को सही समय पर चुकाना पड़ता था। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई बार बंगाल में महामारियाँ फैल जाती थी, प्लेग नामक महामारी फैल जाती थी, कभी अकाल की स्थितियाँ हो जाती थी, कभी बाढ़ की स्थितियाँ हो जाती थी, लेकिन इन सब परिस्थितियों से अंग्रेज हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं देते थे, बल्कि किसी भी स्थिति में किसानों को कर है वो चुकाना पड़ता था। कई बार अच्छी फसल ना होने के कारण किसान जमींदार को कर नहीं दे पाते थे, परंतु जमींदारों को इस स्थिति में कोई छूट नहीं दी जाती थी, और अंग्रेज उन्हें वापस एक तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते थे। अब सूर्यास्त विधि क्या, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वैसे तो उसके अंदर सम्मिलित है इस्तेमारी बंदोबस्त की व्यवस्था के कारण कर न चुकाने का के रीज़न क्या थे, तो इस सूर्यास्त विधि अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। इस विधि के अनुसार उस समय जब अंग्रेजों भारत में जो है शासन साम्राज्य वगैरह था, उस दौरान कुछ ये एक व्यवस्था थी। इस विधि के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि में सूर्यास्त होने तक अपना राजस्व नहीं चुका पाते थे तो कर की कीमत है वो दोगुनी कर दी जाती थी। कई स्थितियों में जमींदारों की संपत्ति को नीलाम भी कर दिया जाता था। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, तो उस दौरान कि उनको एक समय दिया जाता था, टाइम पीरियड, जैसे 6 महीने तक कर चुकाना है, या 12 महीने तक कर चुकाना है, या 3 महीने तक कर की, और उसमें भी जो अंतिम दिन होता था उस दिन सूर्यास्त विधि यानी सूर्य अस्त होने से पहले तक उन्होंने कर चुका दिया, जो भी व्यवस्था के तहत होता था चुका दिया तब तो ठीक है। अगर नहीं चुका दिया था, कई बार नहीं चुका पाते थे, तो उस दौरान दूसरे दिन उनके ऊपर दंड का भुगतान है वो उनको करना पड़ता था, या वो रकम है वो दोगुनी कर दी जाती थी, या जो भी उस समय के नियम वगैरह होते थे उसके अनुसार है वो रकम में जो है फेरबदल कर दिया जाता था। इस प्रकार से जो है ये व्यवस्था वो सही रूप से बंगाल के अंदर नहीं चल पाई थी, जो इस्तेमारी बंदोबस्त है वो लागू किया गया था उसमें। अब एक और कारण भी आ रहा है कि जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण। ठीक है, अंग्रेजी शासन द्वारा जमींदारों की शक्तियों को नियंत्रित कर दिया गया था। जैसे वो सेना नहीं रख सकते थे, वो अपना न्यायालय नहीं लगा सकते थे, या वो अपनी शासकीय जो पहले कुलीन शासक जो चलाया करते थे वो सब उनका अंग्रेज़ों ने उनको कंट्रोल में ले लिया था, जिस वजह से वह न तो अपनी सेना रख सकते थे न ही किसानों पर दबाव बनाकर कर वसूल कर सकते। यानी अंग्रेज़ों ने यहाँ के शासकों को खोखला बनाने के लिए या यहाँ की शासकों की शक्ति को कम करने के लिए यहाँ पर उनके दुर्ग, उनके जो है किले हैं वो ध्वस्त कर दिए थे, या और साथ में उन्हें सेना नहीं रखने का जो है दबाव डाला था, जिससे ये लोग अपनी सेना भी नहीं रख सकते थे, और सेना के अभाव में वो किसानों के ऊपर कोई डर या दबाव है वो पैदा नहीं कर सकते थे, और इस वजह से वो कर वसूलने में जो है उनके लिए परेशानियां हो जाती थी। इस वजह से जमींदारों को कर इकट्ठा करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और कई बार किसान भी जानबूझकर कर नहीं देते थे। कारण क्या था?
जमींदारों को ऐसी परेशानी में देख किसान बहुत खुश हुआ करते थे। अब इसका रीज़न ये है कि देखो, जमींदार जो थे वो नए बनाए हुए जमींदार थे, जिनके अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें जमींदार बना के भेज दिया, या एक तरह से उनको वो इस क्षेत्र का स्वामी बनाकर भेज दिया। एक तो होता है राजा, जो पुश्तैनी या विरासती होता है, जिसका जनता से अपना जो है एक लगाव होता है। जनता भी उन्हें अपना माई बाप मानकर उनसे लगाव रखती है। लेकिन जो नए नए शासकों को बनाकर भेज दिया जाता था जमींदार, तो उस जनता को उन नए शासकों के प्रति कोई न तो लगाव होता था, न ही उनके मन में ऐसा कोई सम्मान होता था। तो जानबूझकर किसान है वो जो है कर वसूलने में या कर देने में जो है परेशानी खड़ी कर दिया करते थे। जमींदारों को ऐसी परेशानी में देखकर किसान बहुत खुश हुआ करते थे। इस ऐसी स्थिति में जमींदार किसानों पर मुकदमा तो चला सकता था, परंतु उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया भी बहुत लंबी हुआ करती थी। अगर कोई मुकदमा भी हो जाता था, कोई केस दर्ज हो जाता था, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता था। और आज भी हम इंडिया में देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार के घटनाक्रम पर कितनी लंबी कानूनी व्यवस्था है वो चलती है। इसी वजह से मुकदमा करने के बाद भी जमींदार है वो कर इकट्ठा नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे रीजन थे जिसके कारण है जमींदार है वो समय पर टैक्स नहीं दे पाते थे या अंग्रेजों को नहीं चुका पाते थे। अब जमींदारों द्वारा राजस्व न दिए जाने पर अंग्रेज क्या करते थे उनके साथ। ठीक है, यदि जमींदार अंग्रेजी शासन द्वारा निर्धारित राजस्व को सही समय पर नहीं दे पाते थे तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था। यानी सूर्यास्त विधि तक अगर किसी शासक ने जो है राजस्व नहीं भरा है तो अंत में जो दंड का परिणाम था वो उसे भुगतना पड़ता था, और वो था संपत्ति की नीलामी। ठीक है, नीलामी यानी कि सरेआम बेच देना। ठीक है, नीलाम का अर्थ क्या होता है? सरेआम बेचना, बोली लगाना, जिसमें अंग्रेज अधिकारी होते थे और फिर उस संपदा की बोली लगाई जाती थी। जमींदारों की संपत्तियां और भूमि को नीलाम करके अंग्रेजी शासन कर की वसूली किया करता था। नीलामी के अंदर जमींदार की संपत्तियों की बोली लगाई जाती थी। ठीक है, आपने कभी कोई मूवी देखी होगी, कोई पुरानी मूवी वगैरह, तो जिसमें कई बार है वो धन संपत्तियों के आधार पे वो चीज़ें हैं नीलाम कर दी जाती है, लोग उसकी बोली लगाते हैं और जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है वो चीज़ें हैं वो उसकी हो जाती है। वह व्यक्ति जो सबसे अधिक बोली लगाता था वह उस जमीन और संपत्तियां उसको बेच दी जाती थी और वो उसका मालिक बन जाता था। इस तरह अंग्रेजी शासन जमींदारों द्वारा राजस्व जमा न किए जाने पर राजस्व वसूलता था। यानी एक तरह से ये सरेआम नीलामी करना उनकी बेइज्जती भी होता था और अंग्रेजों के द्वारा कर वसूलने का तरीका भी होता था। एक तरह से ये पनिशमेंट हुआ करता था, जो कि अंग्रेज उस समय उन जमींदारों से इस प्रकार से उनकी बेइज्जती करके इस प्रकार से वो वसूली किया करते थे। अब जमींदार और नीलामी का क्या प्रभाव होता था। ठीक है, राजस्व ने चुका पाने की स्थिति में जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता था, परंतु इस स्थिति में जमींदार अनेक तरीकों से अपनी संपत्तियों को बेचने का प्रयास भी किया करते। अब जमींदारों को भी पता था कि अंग्रेज तो यहाँ पे विदेशी है, और वो क्या करते थे, वो भी अपनी संपदाओं को आसानी से नीलाम नहीं होने देते थे, बल्कि वो भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। अब वो हथकंडे क्या होते थे? फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री क्या होती है? यानी झूठी मूठी धोखेबाजी करना। कई बार जब जमींदारों की संपत्तियों को नीलाम किया जाता था तो इन नीलामियों में जमींदार के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले जमींदार ऊंची बोली लगाकर ज़मीन को खरीद लिया करते थे। अब वो वहाँ पर आ जाते थे और फिर उस संपदा की जब बोली लगती थी तो ख़ास तौर से ये जमींदार के करीबी रिश्तेदार ही होते थे और वही उसको खरीद लेते थे और बोली लगाकर खरीद लिया करते थे। ठीक है, और फिर वापस से वो जमींदार को लौटा दिया करते थे। आगे चलकर ये नीलामी की राशि देने से बाद में मना कर दिया करते थे, और जिस वजह से संपत्तियों को दोबारा नीलाम है वो करना पड़ता था। ठीक है, दोबारा इस तरीके से जमींदार के जानकारों द्वारा संपत्ति को खरीद लिया जाता था और अंत में दोबारा राशि देने से भी मना कर दिया जाता था। इस प्रकार से दोबारा नीलामी होती थी और दोबारा फर्जी बिक्रियां हो जाती थी, और वापस से जो है जब उनसे कहा जाता था कि भाई पैसा हाथों हाथ दे दीजिए, तो वो पैसा देने से मना कर देते थे या कहते थे कि अभी नहीं है, वो बाद में चुकाएंगे। इस तरह ये व्यवस्था चलती रहती थी और अंत में जमींदार को ही बहुत कम दाम में वह ज़मीन बेच दी जाती थी। और अंत में जमींदार ये कहता था कि आपने वैसे ही मेरी सारा कुछ बर्बादी तो कर दिया है, तो मैं इतनी रकम दे दूंगा और मेरी संपदा मुझे ही लौटा दो। इस प्रकार से अंग्रेजों को जो कर वसूली का जो परिणाम होता था वो जमींदार कम रकम अदा करके पूरी कर लेता था। ठीक है, अब है कब्जा न देना।
कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती थी कि जब कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता था तो उसे ज़मीनों पर कब्जा नहीं दिया जाता था या फिर डरा धमका कर भी भगा दिया जाता था कि एक तो फर्जी बिक्री होती थी, दूसरा कब्जा नहीं देना। यानी बाहर के व्यक्ति अगर कोई होता था तो बाद में जब वो उस ज़मीन को संपदा पर के ऊपर अपना कब्जा करने आता था तब उसके जमींदार के जो लठियाल होते थे, लाठी वाले लोग होते थे, बड़े बड़े उसके कमांडो जो भी होते थे उस समय, बड़े बड़े किसान, और वो फिर उस व्यक्ति को वहाँ से भगा देते थे। तो इस प्रकार से वो ज़मीनें जमींदार के पास ही रहती थी ताकत के द्वारा, यानी वही लठियाल या गुंडे नए खरीदार को मारपीट करके भगा दिया करते थे और पुराने किसान भी नए लोगों को ज़मीन में घुसने नहीं देते थे। और एक और नियम था जिसमें संपत्ति है वो महिलाओं को हस्तांतरित कर दी जाती थी, यानी स्त्रियों के नाम है वो कर दी जाती थी। कई बार जमींदारों द्वारा अपनी संपत्ति को महिलाओं के नाम कर दिया जाता था क्योंकि अंग्रेजी शासन महिलाओं से ज़मीन नहीं छीनता था। तो ये कई हथकंडे अपनाए जाते थे जिससे जमींदारों की ज़मीनें हैं वो सुरक्षित रहती थी। तो इस प्रकार से जो है बर्धमान, जो कि बंगाल का एक शहर था बर्धमान, और वहाँ के शासक जो है मेहताब चंद और तेजचंद, अगर आपने किताब को देखा है खोलकर तो उसमें मेहताब चंद और तेजचंद का नाम आता है, जो कि अंग्रेज़ों के बाद में जो है सपोर्टर भी बने थे। लेकिन शुरुआती दौर में किस प्रकार से बर्धमान की नीलामी है 1797 में की गई थी। तो एक नीलामी की गई, इस नीलामी में बर्धमान की राजा की संपत्ति बेची जा रही थी क्योंकि राजा ने राजस्व समय पर नहीं चुकाया था कि वही किस प्रकार से चुकाया जाना था। तो बोली लगाने के लिए नीलामी में अनेक लोग शामिल हुए और अंत में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को संपत्तियाँ बेच दी गई, ठीक है। परंतु बाद में पता चला कि नीलामी में ज़्यादातर खरीदार है वो राजा के नौकर और उसके जान पहचान वाले थे, यानी राजा ने वो एक तरह से फर्जी बिक्री करवा ली और इस नीलामी में हुई 95% से खरीदारी है वो फर्जी थी। तो शासक शक्तिशाली होते थे, उनके अपने लोग भी काफ़ी जो है तरीके अपनाते थे, और जब बर्धमान की नीलामी की गई थी तो सारी की सारी संपदा शासक के पास ही रही थी, अंग्रेजों को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इस नीलामी से पहले राजा अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पहले से अपनी माता के नाम भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार से आपके चैप्टर के अंदर मिलती है बर्धमान की नीलामी की घटना। तो यही है बर्धमान की नीलामी की घटना। फिर प्रश्न आता है कि जोतदार कौन होते थे। देखिए ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, जोतदार, ठीक है। ये बड़े धनी किसान होते थे जिन्हें जोतदार कहते हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ धनी किसानों का उदय हुआ। ये वे किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति होती थी, यानी एक तो होता है महाराजा, दूसरा होता है राजा, ठीक है। ये वे किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में भू संपत्ति, यानी भू संपदाएं हुआ करती थी और इनकी ज़मीन पर बटाईदार किसानों द्वारा खेती की जाती थी। बटाईदार यानी इनकी बड़ी बड़ी संपदाओं के ऊपर जो है भागीदार किसान, बटाईदार यानी भागीदार हम कह सकते हैं, भागीदार किसानों के द्वारा खेती की जाती थी और बाद में जो भी 50% या 60%, 70% है तो वो तो बड़े किसान जोतदार को मिलता था और बाकी किसान की मेहनत का किसान के पास जाता था। ये बटाईदार किसान अपने हल और औजार लाकर खुद खेती किया करते थे और अंत में फसल का आधा भाग भूमि के मालिक यानी इन धनी किसानों को दे दिया जाता था। इन बड़े किसानों को ही जोतदार कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जोतदार किसे कहा जाता है, तो धनी और बड़े किसानों को जोतदार कहा जाता है। और कुछ जगह पर इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हवलदार भी कहा जाता था, गांठीदार भी कहा जाता था और मंडल भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। इन जोतदारों को गाँव और उस गाँव के किसानों पर अत्यधिक प्रभाव होता था। जमींदार अधिकतर ज़्यादातर शहरों में रहा करते थे और जबकि जोतदार गांव में ही रहा करते थे। इस वजह से ये किसानों से ज़्यादा निकट हुआ करते थे और किसानों के प्रति इनको लगाव होता था और किसानों को भी इनसे लगाव होता था। तो इनका प्रभाव भी किसानों के ऊपर राजा से अधिक होता था, क्योंकि राजा तो एक बड़े इलाके में रहता था, बड़े शहर में, और राजा ने अपनी क्षेत्रीय इकाई को अलग अलग लोगों के हाथों में दे रखा था। तो ये जोतदार जो बड़े किसान होते थे, ठाकुर राजा, छोटे राजा, तो वो किसानों से ज़्यादा नज़दीक संपर्क में हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, जोतदार की मुश्किल परिस्थितियों में जोतदार किसानों की मदद भी लिया करते थे, जिस वजह से किसान जोतदारों का समर्थन प्राप्त किया करते थे। जमींदारों द्वारा गांव में कर को बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु जोतदारों ने इसका खुलकर विरोध किया, क्योंकि जोतदार किसानों की स्थिति से वाकिफ होते थे और किसान जोतदार है वो किसानों के साथ है वो खड़े हो जाते थे और कई बार वो अपने राजा या अपने बड़े शासक के भी खिलाफ हो जाते थे। तो जोतदारों का साथ मिलने से किसानों को एक तरह से, किसान भी जोतदारों का साथ मिलने से किसान जो है कर देने से मना कर देते थे। इस वजह से जमींदारों को कर नहीं मिल पाता था, उनकी संपत्तियों को नीलाम भी किया जाता था और कई बार जोतदार और शासक के बीच की स्थिति भी खराब हो जाती थी। तो जानबूझकर जोतदार है वो किसानों को भड़काते थे कि उन्हें कर नहीं देना चाहिए और इस प्रकार इस स्थिति में जोतदार जाकर उन जमींदारों की संपत्तियों को भी खरीद लिया करते थे और लाभ कमाते थे। उस समय उत्तर बंगाल में जोतदार सबसे अधिक धनी और शक्तिशाली थे।
तो जोतदार आप समझ गए कि बड़े क्षेत्रीय इकाइयों वाले शासक हुआ करते थे, यानी छोटे राजा या ठाकुर वगैरह होते थे। मंडल गाठीदार जिन्हें कहा जाता था, हवलदार भी कहा जाता था। तो ये बंगाल के अंदर काफ़ी शक्तिशाली होते थे और इनके पास बड़ी बड़ी संपदाएं वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, अब है इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंग्लैंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ब्रिटेन की ऐसी कंपनियां थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार है वो पसंद नहीं करती थी। वो कंपनियां ये चाहती थी कि उन्हें भी भारत में व्यापार करने का मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी उससे बहुत अधिक लाभ है वो हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, ये बनाई गई थी, इंग्लैंड की एक कंपनी थी और जब ये भारत की तरफ आई तो ये एरिया है वो ईस्ट में पड़ता था, इसलिए इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पड़ा। 1960 के दशक में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने शासन को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड की व्यवस्था द्वारा इस पर नज़र रखी जा रही थी, यानी दूसरे लोग भी इस पर ध्यान दे रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इतना पैसा कमा रही है। इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ उस समय व्यापार कर सकती थी। इस वजह से इंग्लैंड के कई व्यापारी वर्गों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लाभ हो रहा था और दूसरी भी इंग्लैंड में ऐसी कई कंपनियां थी जो चाहती थी कि वो भी भारत और चीन के साथ व्यापार करें, और उन्होंने खुलकर इस लाभ को कमाने का विरोध किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका लाभ क्यों मिल रहा है, उन दूसरी कंपनियों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, और भारत और चीन में आकर वो भी व्यापार करना चाहती थी। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना कैसे हुई, जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया और फिर वहाँ पर कई प्रकार से युद्ध जैसी घटनाएं हो गई, बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया, और ऐसे में वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना, जिनकी नज़र यहाँ पर थी, जो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि बदनामी हो जाए और उसे वापस बुला लिया जाए, तो उन्होंने किस प्रकार से आलोचना की है कि कई राजनीतिक समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बंगाल पर हुई विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो गई तो ब्रिटेन की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से, लेकिन लाभ अकेली कमाई जो है सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रही है, संपूर्ण ब्रिटेन को इसका लाभ है वो नहीं मिल रहा है, और इंग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में कर नहीं दिया जा रहा है। इन्हें कंपनी को जितना लाभ हो रहा है उतना वो देश को नहीं दे पा रही है टैक्स के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों का लालच भी बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ उंगली उठाई गई थी। कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है, अपनी मनमानी है वो कर रही है। इन सब आलोचनाओं में के समर्थन में ब्रिटेन की संसद के अंदर कई रिपोर्टें हैं वो पेश की गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है जो लोग थे उन्होंने कई प्रकार की रिपोर्टें पेश की। इन रिपोर्टों में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों की जानकारी भी इसके अंदर दी गई थी कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काम कर रही है, और इन रिपोर्टों में सबसे महत्वपूर्ण थी 5वीं रिपोर्ट। अब ध्यान देना है 5वीं रिपोर्ट क्या है। 5वीं रिपोर्ट जो है 1002 पन्नों की एक रिपोर्ट थी, 5वीं रिपोर्ट, और इसमें जमींदार और किसानों की अर्जियां शामिल थी, जिसमें उन्होंने कर माफ़ी की अपील की थी। ठीक है, इसमें अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टें भी शामिल थी। साथ ही साथ इसमें राजस्व इकट्ठा करने की संबंधित जानकारी भी थी कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसानों से, जमींदारों से राजस्व या कर इकट्ठा करती थी। वो सारी की सारे आंकड़े भी इसमें लिखे गए थे 5वीं रिपोर्ट के अंदर। इसमें जमींदारी के नीलाम होने और जमींदारों द्वारा अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए अपनाए जाने वाले नए नए हथकंडों का वर्णन भी किया गया था। यानी इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करती थी, जमींदारों के ऊपर अधिक कर व्यवस्था थोपती थी, और वहाँ के जमींदार है, भारत के जमींदार किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी से के चंगुल से छूटने के लिए किस प्रकार के नए नए हथकंडे वगैरह अपनाते थे, उसका वर्णन है वो 5वीं रिपोर्ट के अंदर किया गया। ठीक है, अब 5वीं रिपोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी रिपोर्ट पर ब्रिटेन की संसद में गंभीर बहस भी हुई, और जिसमें ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कई प्रकार के विवादित मामले भी उठे। इन रिपोर्टों के आधार पे 18वीं शताब्दी में के अंतिम दशक में कंपनी के प्रशासन से संबंधित कई अधिनियम भी लागू किए गए, यानी कानून बनाए गए कि कंपनी अपनी मनमानी नहीं करेगी और इंग्लैंड की छवि को खराब नहीं करेगी, बल्कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उसके अनुसार वो कार्य करेगी। कंपनी के कामकाज की जाँच करने के लिए समितियाँ भी बनाई गई। भारत में प्रशासन से संबंधित रिपोर्टों को भेजने के लिए कंपनी को मजबूर किया गया, यानी वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में या वहाँ की राजतंत्र ने ये बता दिया, या कंपनी के ऊपर एक तरह से
एक तरह से कह सकते हैं एक व्यवस्था का को बनाए रखने को मजबूर कर दिया कि अब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी है वो समय समय पर जो है वहाँ रिपोर्ट भेजेगी कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही है और उसका क्या नतीजा या कैसा परिणाम निकल कर सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से उसके ऊपर कुछ जो है नए कानून या नई विधान है वो लगा दिए गए। ठीक है, अब ये हो गया हमारी 5वीं रिपोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आता है हमारे बंगाल के अंदर जो है पहाड़ी लोग, जिसमें पहाड़िया और संथाल 2 लोग आएंगे। तो पहाड़ी लोग कौन थे? ये पहाड़ी लोग कौन होते थे? जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी टाइप के लोग होते थे और जिसे पहाड़िया भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये कुदाल इनका प्रतीक है वो माना जाता है। और दूसरे संथाल लोग होते थे जो बाद में बंगाल की तरफ आए थे या दूसरे इलाके से बंगाल की तरफ आए थे और वो उनका प्रतीक है वो हल माना जाता है। ठीक है, तो पहाड़ी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बंगाल में स्थित राजमहल की पहाड़ियों पर पहाड़ी लोग रहा करते थे। बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ, अब राजमहल की पहाड़ियाँ क्या है? जैसे अपन के राजस्थान के अंदर है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये संरचना है पहाड़ी संरचना। तो इसी प्रकार से बंगाल के अंदर भी राजमहल की पहाड़ियाँ, जैसे हर पहाड़ का जो एक संरचना होती है उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो बंगाल के अंदर राजमहल की पहाड़ियाँ थी और वहाँ पर उन इलाकों में, उन जंगली इलाकों में जो पहाड़ी लोग रहा करते थे उन्हें पहाड़िया समुदाय कहते थे या फिर पहाड़ी लोग कहते थे। ये लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे और ये इमली के पेड़ों से के बीच बनी झोपड़ियों में रहते थे और पूरे जंगल को अपनी निजी भूमि मानते थे और यही जंगली इलाकों में ही अपना जीवन यापन करते थे। जीवन निर्वाह के लिए इनके द्वारा झूम खेती की जाती थी। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, झूम खेती। ठीक है, झूम खेती क्या होता था? यह जंगल में स्थित झाड़ियों को काटकर जमीन को साफ कर लेते थे, फिर उसमें कुदाल की मदद से जमीन को खोदकर वहाँ पर खेती करते थे और मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और दाल। ठीक है, यानी थोड़े समय के लिए जमीन को साफ किया जाता था और उसके बाद उस पर 5 साल 10 साल के लिए खेती की जाती थी और फिर वो उस स्थान को छोड़कर है वो आगे निकल जाते थे। तो ये स्थायी कृषि नहीं होती थी, यही झूम खेती कहलाती थी। जब तक जमीन उपजाऊ रहती थी उस जमीन पर खेती की जाती थी, उसके बाद उस जगह बदल कर अन्य जमीन पर वो दूसरी बार मतलब इस भूमि को छोड़ के दूसरी भूमि पर खेती किया करते थे। ये पहाड़िया लोगों की पहचान थी। यह बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश का विरोध किया करते थे और किसी बाहरी व्यक्ति के जंगल में प्रवेश करने पर उसे लूट कर भगा भी दिया करते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर उनका वर्चस्व दिखाई देता है। इन सभी का एक मुखिया हुआ करता था। पहाड़ी समुदाय में जो पहाड़िया लोग होते थे उनका भी मुखिया होता था। एक तरह से कबीले हुआ करते थे जो टुकड़ों में रह करते थे, जो समूह में एकता बनाए रखने का काम करता था। इन पहाड़ी लोगों और मैदानी लोगों में लड़ाई होने पर मुखिया अपनी जनजाति का नेतृत्व किया करता था। कभी कभी ये मैदानी लोगों की फसलों को लूट लेते थे, अकाल वगैरह की स्थितियाँ आती थी या कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। तो ऐसे में आसपास के गाँव की जो फसलें वगैरह होती थी ये जनजाति है लूट मार करती थी और उनका मुखिया इनका नेतृत्व किया करता था। ठीक है, यह अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण किया करते थे। ये आक्रमण खाद्यान्न, पशुओं और अपनी ताकत को दिखाने के लिए किए जाते थे, कभी ताकत के लिए तो कभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि और अकाल के समय में भी ये ऐसा करते थे। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को शांति बनाए रखने के लिए इन पहाड़ी जनजातियों के मुखिया को कर देना पड़ता था। तो ऐसे में कभी कभी स्थिति जब असामान्य हो जाती थी तो ये उन मुखियाओं के साथ क्या करते थे, एक तरह से संधि या समझौता कर लेते थे कि हम तुम्हें निश्चित समय पर निश्चित कर दे देंगे और तुम हमारे गाँव में किसी प्रकार की कोई असामाजिक घटना नहीं होने देंगे, आक्रमण धावा नहीं बोलेंगे। इस प्रकार यदि कोई व्यापारी पहाड़ों से होकर गुजरता था तो उसे भी उन पहाड़ी जनजाति कोई मुखिया को कर देना होता था ताकि वह जनजातियां उस पर हमला न करें। तो इस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था मौजूद थी। तो मुखियाओं को कर मिल जाता था और लोगों को थोड़ा सी सुरक्षा मिल जाती थी। अब अंग्रेज और पहाड़ी जनजाति के बीच ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं रहे। तो उन दोनों के संबंधों की बात कर रहे हैं कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई को प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि पहाड़ी लोग हैं उन जंगलों को काटें। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे। इस कटाई के कारण खेती करने योग्य भूमि में वृद्धि होती, जिससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल पाता, अधिक उत्पादन होता और अंग्रेजों की ऐसी मंशा थी कि पहाड़ी समुदाय के लोग इसको करें। जंगल में रहने वाले लोगों को अंग्रेज असभ्य और उपद्रवी मानते थे। ठीक है, उनके अनुसार ये आदिवासी और गंवार है, अंग्रेज ऐसा सोचते थे। उन्होंने इन लोगों को नियंत्रण में करके सभ्य बनाने और खेती के कामों में लगाने का निश्चय किया। अंग्रेज सरकार ऐसा चाहती थी कि उनको थोड़ा सा जो है काम सौंपा जाए, उनको थोड़ा सभ्य बनाया जाए। इस खेती कार्य में वृद्धि होती
और अंग्रेज़ों को अधिक कर है वो मिल जाता कि अंग्रेज़ चाहते थे कि जो पहाड़िया लोग हैं जंगली इलाकों में जंगली भूमि पर रहते थे, वो चाहते थे कि वो भूमि को साफ करें, कृषि योग्य बनाए, जिससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अंग्रेज़ों को भी फायदा होगा और उन्हें अधिक कर है वो मिलेगा। धीरे धीरे जंगलों का सफाया किया जाने लगा और इन क्षेत्रों में कृषि भी बढ़ने लगी। इन सभी वजह से पहाड़ी लोगों को ऐसा लगा कि मैदानी क्षेत्र के लोग उनके जंगलों पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। इस वजह से पहाड़ी लोगों ने मैदानी लोगों पर और ज़्यादा हमले करने शुरू किए। यानी जब भूमि साफ होने लगी, जंगली भूमि साफ होने लगी और अंग्रेजों ने यहाँ के पहाड़ी लोगों को इस प्रकार से भूमि साफ करने हेतु प्रेरित भी किया, लेकिन वही मैदानी इलाकों के जो जमींदार जोतदार जिनके इलाके हुआ करते थे, जिन इलाकों में इनके जंगल हुआ करते थे, वो लोग इस जंगली भूमि पर अपना मालिकाना हक मांगते थे और वो धीरे धीरे वो भी अपना प्रभाव है उन पर दिखाने लगे। इसके कारण पहाड़ियाँ लोगों और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के मध्य जो तनाव है वो बढ़ता गया, वहीं अंग्रेज़ों के मध्य भी तनाव बढ़ता गया। तो इस प्रकार से अब उन्होंने जब जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों के लोग जंगलों में प्रवेश करते या वो भूमि पर अपना आधिपत्य जताने की कोशिश करते, पहाड़िया समुदाय के लोग हैं इनके ऊपर हमला और आक्रमण भी करने लगे थे। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्त क्वींसलैंड ने शांति की एक नीति प्रस्तावित की कि रात दिन ये इस प्रकार से आक्रमण होते थे, तो उन्होंने एक समझौतावादी रवैया अपनाया 1780 के दशक में, और ये था भागलपुर का कलेक्टर। ठीक है, अगस्त नाम है इसका और क्वींसलैंड इसका नाम है कलेक्टर का। और उसने सोचा कि किस प्रकार से पहाड़ी समुदाय के मध्य है एक शांतिपूर्ण व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इस नीति के अनुसार पहाड़ी मुखिया को हर वर्ष भत्ता दिया जाता था ताकि वह मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण न करें और शांति बनाए रखें। परंतु बहुत से मुखियाओं ने ये भत्ता लेने से इनकार कर दिया और जिन्होंने ये भत्ता लिया उन्हें उनके क्षेत्र के निवासियों द्वारा मुखिया के पद से भी हटा दिया गया। यानी वो पहाड़ी लोगों ने उनको अपना मुखिया मानने से इनकार कर दिया, उनके अनुसार कि वो अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे हैं या अंग्रेज़ों के पिट्ठू बन रहे हैं और अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब फ्रांसिस बुकानन और राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, फ्रांसिस बुकानन जो अंग्रेजी था और कैसे उसने राजमहल की पहाड़ियों का निरीक्षण किया और उसके बारे में पहाड़िया समुदाय के क्या विचार थे वो हम इसमें देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। बुकानन एक अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन है आपका, बुकानन कौन था? एक अंग्रेज अधिकारी था। वह जहाँ भी गया उसने हर बात का वर्णन अपनी डायरी में लिखा है। वो लिखता है कि इस क्षेत्र में एक खतरनाक क्षेत्र था, ये बहुत ही कम यात्री आने की हिम्मत कर सकते थे, यानी वो घने जंगलों में रहा करते थे और अंग्रेज़ों को देखकर उनका व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण होता था। वह बाहरी अधिकारियों से बात करने के लिए वे तैयार नहीं होते थे और वे अंग्रेज़ों को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके पहाड़ी लोगों के जीने के तरीकों को बदलना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों को अपने शत्रु के रूप में देखते थे। और जब फ्रांसिस बुकानन पहली बार इन पहाड़ियाँ समुदाय के बीच में जब अपनी यात्रा कर रहा था तो उसने भी इन पहाड़ियाँ समुदाय के लोगों का व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है वो पाया था। अब यहाँ पर तो हमने फ्रांसिस बुकानन को देख लिया है और किस प्रकार से फ्रांसिस बुकानन ने उनके व्यवहार के बारे में लिखा है। अब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संथाल कौन थे? यहाँ पे छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो संथाल, ठीक है, जिनका प्रतीक है वो हल माना जाता था संथालों का, और जिन्होंने हल चलाकर भूमि को जोता, भूमि को अच्छा बनाया, रहने योग्य बनाया, कृषि उत्पादन में वृद्धि भी की। पहाड़ी समुदायों को सभ्य बनाने और कृषि से प्रेरित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई लाभ नहीं हुआ। यानी पहाड़ी समुदाय के बीच अंग्रेजों के संबंध कभी अच्छे नहीं हुए पहाड़ियों के मध्य। अब अंग्रेजों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जंगल को साफ करके बनाए रखे गए क्षेत्रों में रह सके और खेती कर सके। तो इस मामले में अंग्रेजों को संथाल लोग को काफ़ी मेहनती लगे और अंग्रेजों के अनुसार वो उनकी नीतियों पर खरे उतरने वाले थे। इस दौर में अंग्रेजों का ध्यान संथाल समुदाय की ओर गया और 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में आने लगे थे। ठीक है, ये भी जो है पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग थे और वो भूमि को साफ करते करते आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये समुदाय भी काफ़ी बड़ा था और जब वो बंगाल के आसपास के इलाकों की तरफ आने लगे तो अंग्रेजों की नज़र इनके ऊपर गई और उस दौर में जमींदार द्वारा ये गंजूरिया पहाड़ी इलाके में रहा करते थे। ठीक है, इस दौर में जमींदारों द्वारा इन्हें खेती करने के लिए इन्हें भाड़े पर रखा जाता था, किराए पर। अंग्रेजों द्वारा इन्हें पहाड़ी इलाकों में बसाया गया ताकि ये कृषि करके अंग्रेजी राजस्व में वृद्धि करें। यानी अंग्रेज चाहते थे कि वो भूमि जो जंगली भूमि है वो उसे साफ करें और उसे कृषि करने के योग्य बनाए। अंग्रेजी सरकार ने संथालों को जमीन देकर राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। ये मेहनती बाशिंदे थे और अंग्रेजों की नज़रों में ये खरे उतरते थे और अंग्रेजों ने उनको पूरे पहाड़ी इलाका दे दिया और उसे कहा कि तुम यहाँ पर इस जंगली भूमि को साफ कर दो और ये भूमि अब तुम्हारी हो जाएगी और तुम यहाँ पर रह सकते हो। जितना इलाका तुम साफ करोगे वो सब उसके मालिक है वो तुम बन जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई।
यहाँ पर ज़मीन के बहुत बड़े बड़े हिस्से थे और संथालों की भूमि को घोषित कर दिया, और वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अंग्रेजों ने इसे संथालों के नाम कर दिया और फिर उसे आरक्षित कर दिया। आरक्षित यानी वो उस इलाके का अधिकार है वो सिर्फ संथालों के पास रहेगा। तो ये आरक्षित क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम दिया गया दामिन ईको। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि दामिन ईको क्या है, तो संथालों को दी गई वो आरक्षित भूमि जिसे दामिन ईको के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है, दामिन ईको क्या है। इस क्षेत्र के चारों ओर सीमाएं बनाई दी गई और नक्शा तैयार किया गया। एक तरह सीमाएं बनाना या एक तरह से कह सकते हैं तारबंदी वगैरह कर दी गई, और पूरा इलाका है वो संथालों के नाम है वो कर दिया गया। हालांकि ये इलाका साफ सुथरा नहीं था, पूरी तरह से जंगली झाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन संथालों ने, जब कहते हैं ना चीज़ अपनी हो जाती तो हम उसे अपनी मोहर लगाते हैं, उसे अपने हिसाब से उसे साफ सुथरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संथालों ने भी उस जंगली भूमि को साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें लगता था कि ये भूमि उनकी हो जाएगी और फिर वो यहाँ पर एक आसान सी जिंदगी है वो शुरू कर पाएंगे। इन क्षेत्र में आने के बाद संथालों की संख्या में वृद्धि होने लगी और संथालों की गांवों की संख्या जो 1830 में लगभग 40 थी, जो के आसपास थी, जो 1851 में बढ़कर 1473 तक पहुंच गई। इस दौर में जनसंख्या 3000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई, यानी संथाल बासिंदे यहाँ पर आकर बसने लग गए थे। संथालों के आने की वजह से पहाड़ी लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब पहाड़िया लोगों के जीवन में कष्ट आने शुरू हो गए। इस वजह से उन्हें जंगलों में और अंदर जाना पड़ा, जहाँ उपजाऊ भूमि का अभाव था, यानी उनका जीवन है वो कष्टकारी हो गया। शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस तरह संथालों का जीवन पहले से बेहतर हो गया, और वहीं जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं उनके जीवन में और ज़्यादा कष्ट साध्य हो गया। संथालों ने उनकी भूमि के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, और जो शिकारी समुदाय के लोग जो आदिवासी जंगल में रहते थे उनका जीवन भी कठिनाइयों से भर गया। लेकिन संथालों का जीवन पहले से बेहतर हो गया। वो भूमि के इलाकों के जो इलाका उनके नाम दिया गया था दामिन ईको का क्षेत्र, उस इलाकों में संथालों की बस्तियां बस गई और फिर वो कृषि उत्पादन वगैरह करने लग गए थे। इस प्रकार से उनका जीवन है वो पहले से ठीक हो गया। धीरे धीरे बाजार के लिए संथाल लोग हैं जो भूमि उन्होंने साफ की थी, उस पर वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे। वाणिज्यिक फसल क्या होती है, वह फसल या वह कृषि जो कि उन्हें पैसा दिलाएगी, यानी जैसे सरसों है और किसी भी और प्रकार की तिलहन है, दलहन है, ये वो फसलें होती थी जिन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाया जा सकता था, और फिर वो साहूकार और व्यापारियों के साथ लेन देन भी करने लगे। इस दौर में अंग्रेजी शासन द्वारा कर में वृद्धि की गई और साहूकार की भी ब्याज की ऊंची दरें वसूलने लगे। अब देखो ये वो समय है जब यहाँ पे संथालों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही थी, उत्पादन अच्छा हो रहा था, और अंग्रेजी शासन की नज़र तो पहले से ही संथालों के ऊपर थी, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि संथाल अपनी भूमि साफ करें, और बाद में अंग्रेज ये चाहते थे कि उनको उत्पादन में वृद्धि हो। अब जैसे संथालों ने भूमि साफ कर दी, उनको अच्छा पैसा मिलने लग गया, उत्पादन भी होने लग गया, तो अंग्रेजों ने अब कर में वृद्धि कर दी। और अब साहूकार भी देखे कि संथालों के पास तो जो भूमि है, उत्पादन है और फसल भी हो रही, तो उन्होंने भी ब्याज की दरें, जब ये खेती बाड़ी के समय जब यहाँ से पैसा लेते थे तो उस दौरान वो ऊंची दरें भी लगाने लगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए संथालों ने 1850 के दशक में जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के विरुद्ध है उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना नामक क्षेत्र का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, मुख्य नोट्स है कि कुदाल को पहाड़ी लोगों और हल को संथालों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पहाड़ी लोग कुदाल से जमीन खोदकर खेती करते थे, जबकि संथालों द्वारा खेती के लिए हल का प्रयोग है वो किया जाता था। ठीक है, अब 1850 तक का समय आ गया। अब है 55-56, जिसमें संथाल विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि संथालों की भूमि के ऊपर अंग्रेजों ने कर लगा दिए हैं, साहूकार मनमानी वसूलियाँ कर रहे हैं, और संथाल भी अब ये देखा कि जब हमारे खाने कमाने के दिन आए तो हमारे बीच में दूसरे लोग हैं, जमींदार है, साहूकार है, अंग्रेज है, वो रोड़े अटका रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब विद्रोह क्या था इसमें नहीं आया है वो पॉइंट, तो हम देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 और 56 में। ठीक है, जिनका नेता था सिंधु माझी और कानू माझी। ठीक है, सिंधु माझी तो इसका मुख्य नेता था और दूसरा इसका नेता था कानू माझी, और फिर इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी और सिंधु और कानू माझी को पकड़ लिया गया था। ठीक है, अब आता है रेतवाड़ी बंदोबस्त क्या है। देखिए, रेतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजी प्रशासन द्वारा 1820 में दक्षिणी भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में रेतवाड़ी कर व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी इसमें जो है रेतों से सीधा संपर्क है वो किया गया था, और ये मुंबई, दक्कन और उसके आसपास के क्षेत्रों में से लागू किया गया था। ठीक है, इस कर व्यवस्था में किसानों पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाए गए थे, जिनको चुका पाना किसानों के लिए बहुत मुश्किल था। यानी जिस प्रकार से इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने कर की
कह सकते हैं कि राशि बहुत अधिक रखी थी। इसी प्रकार से रेतवाड़ी बंदोबस्त में भी किसानों के ऊपर कर की राशि का निर्धारण अधिक ही कर रखा था। कई बार कर चुकाने के लिए किसानों द्वारा साहूकारों से ब्याज पर उधार लिया जाता था, और जिस वजह से वह कर्ज के बोझ तले दबे चले जाते थे और साहूकार भी मनमानी वसूली करते थे। इस दौर में आगे जाकर क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिस वजह से कृषि उत्पादन में कमी आई और अंग्रेजी शासन द्वारा कर में कोई कमी नहीं की गई। तो अंग्रेज तो वैसे भी विदेशी थे, उन्हें भारतीय जनता से कोई लगाव नहीं था, और उसके दौरान जब अकाल सुकाल की स्थिति होती थी तब भी उनके प्रति कोई रियायत नहीं दी जाती थी, और इसके कारण अंग्रेजी शासन में जब कोई रियायत किसानों को नहीं दी गई, और इसके चलते किसानों में क्या हो गया, जो विद्रोह की भावना है वो उत्पन्न होने लगी, और इस वजह से किसानों की समस्या और अधिक बढ़ गई कि कृषि उत्पादन में कमी तो हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने कर व्यवस्था में कोई जो है कमी नहीं की थी। अब यहाँ पर एक वो दौर आया जब कपास की खेती, यानी ये वाले स्थिति तो चल ही रही है, लेकिन कपास की खेती ये 1861 से 64 का समय है, जब अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और जिस वजह से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच होने वाला कपास का व्यापार लगभग बंद हो गया, कि अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया। और पहले जो है अमेरिका में कपास है वो सारा का सारा, अमेरिका का कपास है वो इंग्लैंड में आता था, और इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मशीनें बनी थी, वहाँ पर सारा कपड़ा है वो अमेरिका से आई कपास से बनता था, और वही फिर उत्पादन के आधार पर दूसरे उपनिवेशों में बेचा जाता था। लेकिन जब गृह युद्ध छिड़ा 1861 से 64 का समय है, और उस दौरान अमेरिका ने इंग्लैंड को कपास देना बंद कर दिया। ठीक है, इस दौर में भारत के दक्षिण क्षेत्र में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, यानी यहाँ के किसानों को कहा गया कि वो अधिक से अधिक कपास है वो बोए। किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया और मन लगाकर कपास की खेती की। किसानों को लगा कि अब कपास बोएंगे तो उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी मांग थी। ठीक है, इस दौर में किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आया, परंतु अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही किसानों की स्थिति जो है पहले से भी बुरी होगी, कि जिन किसानों ने ये 2-3 साल का समय तो ऐसा रहा कि किसानों ने जो है कपास की खेती की, और उस दौरान उनके कपास को खरीदा भी गया और उनको थोड़ी बहुत आमदनी हुई, लेकिन किसानों को इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बीच में जो बिचौलिए होते थे उनको अधिक लाभ हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनसे खरीद लेती थी। लेकिन इस दौरान 2-3 साल तक तो व्यवस्था चलती रही। अब किसानों को ये लगने लगा कि वो जो भी फसल बोएंगे या कपास बोएंगे तो ऐसे में उनको श्योर है कि उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन 64 के बाद अचानक से किसानों ने जब अपनी फसलें बो दी और उनको खरीदार कोई नहीं थे, क्योंकि इस दौरान अमेरिका और इंग्लैंड का गृह युद्ध समाप्त हो गया था, और इस गृह युद्ध के समाप्त के होने के पश्चात इंग्लैंड ने पुनः अमेरिका से कपास लेना शुरू कर दिया था, और जिसके कारण भारतीय किसानों से कपास है वो नहीं खरीदा गया। कारण क्या था कि इंग्लैंड की और अमेरिका के मध्य पड़ता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, इस अटलांटिक महासागर को पार करके व्यापार इंग्लैंड और अमेरिका का चलता था, और ये उनके ज़्यादा नज़दीक पड़ता था, क्योंकि भारत से एक लंबी यात्रा होती थी जो कि अंग्रेजों के लिए खर्चीली व्यवस्था होती थी, जिसके चलते अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के किसानों से कपास लेना बंद कर दिया। तो अब जो किसानों ने जो साहूकारों से ऋण ले रखा था, उधार पैसा ले रखा था, इस आशा के साथ कि अब उनका कपास है वो खरीद लिया जाएगा, लेकिन जब कपास को नहीं खरीदा गया तो उनकी स्थिति है वो एक तो ऋण के बोझ तले दब गए, दूसरी उनका जो है फसल का उत्पादन हुआ लेकिन उनको खरीदार नहीं मिला, तो जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ठीक है, अब उनके सर पर वह कर्ज तो था जो उन्होंने कपास की खेती के लिए लिया था, और परंतु कपास की मांग लगभग ना के बराबर हो चुकी थी। इन्हीं सब समस्याओं के चलते दक्कन में दंगे की शुरुआत होगी, यानी जब अव्यवस्था होगी तो अंत में क्या होगा, विद्रोह होगा, दंगे होंगे, और इस प्रकार से दक्कन में दंगा शुरू हो गया। अब दक्कन में दंगा कैसे हुआ? दंगा यानी आप समझ ही सकते हैं, विरोध, आंदोलन, असहयोग, जो भी स्थितियाँ। तो 12 मई 1875 को किसानों ने विद्रोह की शुरुआत की। यह विद्रोह साहूकारों और अंग्रेज शासन के विरुद्ध हुआ था, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत पुणे में स्थित एक जगह सूपा से हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे सूपा में हुई, और सूपा में जो साहूकार जो थे उनके घरों को जला दिया गया, उनके खेतों को जला दिया गया, साहूकारों के घरों के ऊपर आक्रमण कर दिया गया भीड़ ने, और जो जितने भी बही खाते वगैरह थे उन सबको जला दिया गया। ठीक है, इस विद्रोह में बहुत सारे साहूकारों को मारा गया, उनके खेतों को जला दिया गया और माल गोदामों को लूट लिया गया, क्योंकि किसान है वो परेशानी से गुजर रहे थे, और ऐसे में साहूकारों ने मनमानी ऋण वसूली भी की थी ये सारी, और किसानों के मन में असंतोष व्याप्त था, आक्रोश आ गया, और उसके चलते उन्होंने
जो है माल गोदामों वगैरह को लूट लिया और साहूकारों के घरों को भी, खेतों को भी जला दिया। कई साहूकारों जो है कि जान इस दंगे के दौरान चली गई और बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान हुआ। तो भीड़ में, आप सभी को पता है कि भीड़ में अक्ल नहीं होती और एक जैसा करता है सभी भीड़ उसके साथ वैसा ही करती है। तो एक पत्थर मारता है तो सारी भीड़ पत्थर मारने लग जाती। ठीक उसी प्रकार से किसान के या जो किसान नेता थे उन्होंने जो जो घटनाक्रम को अंजाम दिया, सारी भीड़ ने उसी प्रकार से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, लूट मार की और धन धान्य लूटा। तो इस प्रकार से दक्कन में दंगा फैल गया था। दक्षिण भारत के किसानों का दक्कन विद्रोह मुख्य रूप से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में सन 1875 में प्रारंभ हुआ था। अगर दक्कन दंगा आयोग का हम समझें तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूना के सूपा से और अहमदनगर जिले में, ठीक है। और इसका कारण क्या था? तो भू राजस्व व्यवस्था, यानी किसानों से मनमानी कर वसूली ली जाती थी। किसानों से महाजनों और साहूकारों द्वारा वसूल किया जाने वाला अधिक लगान था। यानी जब ऋण देते थे तो मूलधन के साथ साथ वो ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना लगा देते थे कि किसान उसे भरने में जो है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था या नहीं भर पाते थे, ठीक है। वस्तुतः 1860 में अमेरिकी युद्ध के कारण कपास की मांग में भारी वृद्धि हुई थी, लेकिन कपास के दाम में भी वृद्धि हुई, परंतु युद्ध की समाप्ति जैसे हुई उसकी मांग कम हो गई, जिससे किसान को फसल का नुकसान हुआ और किसान लगान के बोझ तले दब गए, ठीक है। और इसी समय 1867 में सरकार ने लगान की दर में लगभग, यहाँ पे देखा सरकार ने भी क्या किया, सरकार ने भी जो है किसानों के साथ कोई जो है दया भाव नहीं दिखाया, बल्कि सीधा 50% की वृद्धि कर दी। कहते हैं कि 20% से 100% तक की वृद्धि है वो किसानों के ऊपर कर व्यवस्था के दौरान हो गई थी, जिससे किसानों की कमर है वो टूट गई। यानी 50% तो किसानों को देना ही देना है। हालांकि कहते हैं कि अंग्रेजों ने 100% की वृद्धि है वो कर दी थी, यानी उनके अनुसार कि अब किसान पैसे वाले हो गए, उनको अच्छा जो है मिल रहा है, आमदनी उत्पादन अच्छा हो रहा है, ऐसे में किसान है उनको कर दे सकते हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। किसानों के पास लगान चुकाने के लिए साहूकारों और महाजनों से कर्ज लेने के सिवाय अब कोई चारा नहीं था। साहूकारों और महाजन जो कि अधिकतर मारवाड़ी और गुजराती थे, ये आपको ध्यान रखना, क्या है, मारवाड़ी और गुजराती थे, कर्ज देने के लिए किसानों की संपत्ति को रहन रखकर उनको चंगुल में फंसा लेते थे। रहन से हम समझ सकते हैं जिसे कहते हैं ना गिरवी रखना, ठीक है। गिरवी शब्द तो आपने सुना ही होगा कि गिरवी रखना यानी अपनी जो है चीज़ों को गिरवी रखना किसान के ऊपर, और गिरवी रख के उनको वो पैसा देते थे और इस तरह से उनका शोषण करते थे। इस प्रकार किसानों ने में उन साहूकारों और महाजनों के विरुद्ध गुस्सा बढ़ता गया और अंत में इसका जो है तरीका क्या रहा, दक्कन में दंगे हो गए, ठीक है। और फिर ये दंगों की आग कैसे फैली कि इस प्रकार ये दंगा या आंदोलन पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा सभी जिलों में ये दंगे फैल गए। और दक्कन विद्रोह का उपयुक्त कदम जब प्रभावी नहीं हुआ तब किसानों ने 12 मई 1875 को भीमथरी तालुका के सूपा इलाके के बाजारों में बाजार के दिन दोपहर को किसान जमा हुआ बाजार के अंदर, ठीक है। और महाजनों की घरों और दुकानों पर उन्होंने हमला बोल दिया और लूटमार की। उन्होंने महाजनों द्वारा जबरदस्ती लिखवाए गए इकरारनामा, ठीक है, इकरारनामा क्या होता है, बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड या कह सकते हैं जो किसी दस्तावेज हम कह सकते हैं, जिसमें जो है लिखा जाता था कि मैं अपना इतना पैसा ले रहा हूँ और मेरी ये ज़मीन गिरवी रखी हुई है। तो इस प्रकार से जो भी दस्तावेज वगैरह थे जो साहूकारों के पास होते थे, महाजनों के पास होते थे, पूर्णोट एवं कर्ज के अन्य दस्तावेजों को छीन लिया गया, क्योंकि किसान अब टैक्स नहीं देना चाहते थे, अधिक राशि नहीं देना चाहते थे और खुलेआम जला दिए अब उन्होंने, ताकि वो सारे नामो निशान सबूत है वो मिटा दे। इस प्रकार ये घटना अन्य जिलों में भी फैल गई और इस प्रकार से दक्कन विद्रोह में हिंसा बहुत कम हुई। इसके एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होने के कारण इसे आसान पूर्वक दबा भी दिया गया था। दक्कन विद्रोह के द्वारा भी किसानों या जन सामान्य में उपनिवेशवाद विरोधी चेतना जागृत नहीं हुई। सरकार ने दंगों की प्रकृति और कारणों की जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग भी नियुक्त किया। अंग्रेज सरकार ने कहा कि भाई दक्कन में विद्रोह क्यों हुआ, उसके लिए उन्होंने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया या दक्कन उपद्रव आयोग को नियुक्त किया गया, जिसके अनुसार दक्कन विद्रोह का एकमात्र कारण उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने निकाला कि किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता को माना। उन्होंने दो ही कारण बताए, यानी खुद अंग्रेज सरकार ने कहीं पे भी अपने आप को दोषी नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि किसान है वो गरीब थे और गरीबी के कारण वो ऋणग्रस्त हो गए थे, अर्थात साहूकारों और महाजनों से उन्होंने बहुत सारा पैसा उधार ले लिया था, जिसके चलते अशांति फैली और इसी आक्रोश का नतीजा दक्कन में दंगे हो गए। बाद में दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी बना, जो कि 1879 के माध्यम से किसानों और महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण भी प्रदान किए गए थे, ठीक है। अब इसके लिए
यहाँ पर जो दक्कन दंगा समिति का जो गठन किया गया था, उसने, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उसने ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी। तो आपको याद रखना है कि दक्कन में विद्रोह जो हुआ था 1875 में, इसमें जो दक्कन दंगा आयोग का गठन जो किया गया था या दक्कन दंगा समिति का गठन जो किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट 1878 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 78 में ब्रिटिश संसद के सामने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट के रूप में संदर्भित किया गया और जो इतिहासकारों को उन दंगों के अध्ययन के लिए आधार सामग्री भी उपलब्ध कराती कि दक्कन में दंगा क्यों हुए थे या दंगे क्यों हुए थे, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। समिति ने माना, अब समिति ने क्या अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, समिति ने माना कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी, यानी अंग्रेजों ने जो कर का विधान किया था वो नाराज नहीं थे, बल्कि किसानों को वो तो कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि समस्या केंद्र में तो साहूकार थे, यानी ये सारी गलती है वो साहूकारों की थी, क्योंकि साहूकार ने अपनी मनमानी जो है ऋण और वो कर है वो मतलब ब्याज मूलधन ज़्यादा था, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार ये बात मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी भी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। यानी ये औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, और ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट में ये बताया कि यहाँ के किसान यहाँ भारत की महाजनों की व्यवस्था के कारण ही प्रताड़ित थे, इसीलिए उन्होंने विरोध किया था। अंग्रेजी शासन की लगान व्यवस्था किसानों के ऊपर कहीं पे भी भारी नहीं थी और अंग्रेजी शासन की जो व्यवस्था जो लागू की गई थी वो कहीं भी दोषी नहीं थी। तो इस दक्कन दंगा आयोग ने अंग्रेजों या अंग्रेजी सरकार को कहीं पे भी दोषी करार नहीं दिया, बल्कि भारतीय व्यवस्था और भारतीय साहूकार और महाजनों को ही इसके लिए विरुद्ध माना है। और इसी का उन्होंने दक्कन में दंगे होने का रीज़न भी भारत की जो है इस महाजनी व्यवस्था और यहाँ के साहूकारों को माना है, स्वयं को कब बिल्कुल भी दोषी नहीं बताया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं हो सकता, साहूकार और महाजन और जमींदार भी इसके लिए जो है इसके लिए दोषी रहे होंगे। लेकिन हम देखें तो जो 50% ऋण की व्यवस्था, 20% ऋण की व्यवस्था, 100% जो ऋण की व्यवस्था या कर का विधान अंग्रेजों ने भी किसानों के ऊपर किया गया था, तो किसानों के लिए वो व्यवस्था भी कठिन ही थी, क्योंकि अंग्रेज सरकार उनके प्रति कोई भी उदारता नहीं बरतती थी। उन्हें अकाल में, अनावृष्टि, अतिवृष्टि में भी उन्हें उतना ही कर है वो चुकाना पड़ता था और यही इसी कर के चलते वो साहूकार और महाजनों के पास जाते थे और उन्हें ये पैसा है चुकाना पड़ता था और फिर जब इनकी गरीबी का फ़ायदा साहूकार और महाजन भी उठाते थे। तो अगर हम देखें अपने खुद के लेवल पे सोचे तो अंग्रेज सरकार भी इसके लिए दोषी थी, लेकिन दक्कन दंगा आयोग में अंग्रेज सरकार को बिल्कुल भी दोषी नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक था उपनिवेशवाद और देहात और काफ़ी बड़ा चैप्टर था। तो मेन पॉइंट इस टॉपिक के अंदर आ गए हैं और इसके साथ ही आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और साथ में ही ये भी आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।